कि हफ्ते के पहले दिन हम आपको आपके फंड मैनेजर से मिलाते हैं और बताते हैं कि उनकी क्या रणनीति है बाजार में निवेश को लेकर, अपने फंड को लेकर। तो हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जितेंद्र श्रीराम, सीनियर फंड मैनेजर, बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड, मेरे साथ जुड़ गए हैं और इनसे बात होगी इनके लार्ज कैप फंड पर। जितेंद्र, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। गुड इवनिंग। और चलिए, बाजार आपके फंड स्पेसिफिक पे तो मैं आऊँगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बाजार की चाल को लेकर आपकी एनालिसिस क्या कहती है। हमने हफ्ते की शुरुआत किसी बुरे ट्रिगर के साथ नहीं की है। पिछला हफ्ता और स्टार्टिंग के कुछ दिन थे जहां बाजार में हमने उतार चढ़ाव देखा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तमाम खबरों को लग रहा है बाजार पचा चुका है। बाजार किस ओर बढ़ रहा है, ये आप बताइए। साथ ही हमें ये बताइए कि बाजार त्योहारी सीजन के लिए कितना तैयार है। गुड इवनिंग कविता जी, और गुड इवनिंग आपके सारे दर्शकों को। सबसे पहली बात जो आपने की ऑन ऑन जो बाजार का रुख है, अभी अभी आई थिंक मार्केट ज्यादातर अभी अर्निंग्स पे बहुत ध्यान देगा, क्योंकि अभी आपके सबसे पहले वाले शुरू के टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स दो तीन आए हैं अभी। और अभी आगे चल के अर्निंग्स के सीजन में बाकी काफी कंपनियां अभी रिपोर्ट करेंगी, तो ज्यादा ध्यान अभी बाजार का उसी तरफ रहेगा कि अर्निंग्स कैसे आते हैं और उसके चलते बाजार अपना रुख बनाएगा। अ, अभी जो आपने दूसरी बात की ऑन रिटेल सेक्टर वगैरह, थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आगे चल के आपका डिमांड यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि पिछले जो एक क्वार्टर गया है अपने, उसमें आपका जैसे अधिक मास था, श्राद्ध का महीना था। नॉर्मली ये सब में परचेजिंग टेंडेंसी थोड़ी कम रहती है, स्पेशली फॉर जो थोड़ी महंगे वस्तुएं रहती है, जैसे गाड़ी हुआ या घर हुआ, ये सब की खरीदारी कम रहती है। तो अभी जैसे आपका नवरात्रि के साथ आपका जब सीजन बदलता है, तो टिपिकली मेरे को लगता है आगे चल के आपका थोड़ा सा वो सुधरना चाहिए। और स्पेशली जैसे हम लोग सुनते हैं गाड़ियों के बारे में या घरों के बारे में, मैन्युफैक्चरर्स ने काफी कुछ अपने इन्वेंट्री और सिस्टम बना रखे हैं, ताकि जो डिमांड एक्सपेक्टेड है उसको वो भरपूर कर सकें इस माहौल माहौल में। जितेंद्र, क्योंकि हम बाजार की चर्चा कर ही रहे हैं, तो ऐसे में मैं चाहती हूं कि वैसे तो आपके फंड स्पेसिफिक सेक्टर्स पे मैं बात करूंगी ही करूंगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कम से कम आपको 3 तिमाहियों तक का नज़रिया दे दूं, 3 क्वार्टर्स का नज़रिया दे दूं, तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि काफ़ी उम्दा तरीके से अभी अगर आप पैसे लगाएं तो आपकी कमाई हो सकती है, जिन पर शायद आप भी अपनी बेट रख रहे हो, उस तरह के सेक्टर्स। Sure. तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जैसे एक एक है कि अपनी इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से कर रही है वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट में देखिए अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा धुंधला है, क्योंकि जैसे ये रशिया यूक्रेन से शुरू हुआ ये सिलसिला, अभी जाके ये इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है, तो इनके वजह से क्या है आपका ज्यादा वहां पे धुंधलापन है। इसके लिए हम लोग ज्यादा डोमेस्टिक सेक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं। डोमेस्टिक में आप सबसे पहले देखेंगे जो कैपिटल गुड सेक्टर है, वो उस पे हम लोग काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। एक तो ये है कि ये जैसे आपने देखा होगा, डिफेंस का बजट हुआ या रेलवे का बजट हुआ या फिर सड़कों का बजट हुआ, इन सब में काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये सब में काफी स्टेप अप हो। और ऊपर से जैसे डिफेंस जैसे खासकर हुआ, पहले हम लोग अगर 100 रुपए की चीज में 50 या 60 रुपए की चीज इंपोर्ट करते थे, तो आज के तारीख में ये अटेम्प्ट की जा रही है कि हम लोग उस इंपोर्ट को कम करके लोकल सोर्सिंग करें ज्यादा से ज्यादा। तो उसके वजह से भी जो मार्केट है लोकल कंपनीज के लिए वो ज्यादा बढ़ रही है। बजट तो एक बढ़ ही रही है, ऊपर से जो लोकल सोर्सिंग के चलते जो बढ़ रही है, वो भी एक एडेड ट्रिगर आ रही है इन सब सेक्टर्स के लिए। तो वो एक हम लोग को काफी पसंद है सेक्टर। उसके ऊपर उसमें से आपका ये पीएलआई स्कीम हुआ, या कुछ कुछ कंपनीज जैसे फॉलो कर रही हैं कि डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना के चलते वो लोग China+1 देख रहे हैं, तो वो एक सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है। दूसरा हम लोग को ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट स्पेस भी काफी ठीक लग रहा है, क्योंकि उसमें भी आपका एक तो आपका नियर टर्म में आपका तो जो फेस्टिव सीजन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की, उसके अलावा लास्ट ईयर जो हुआ था कि बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई और इन सब के वजह से कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए, तो इस साल आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड है ये आगे भी दिखेगा कि आपका जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहा है।
दूसरा, लास्ट टाइम काफी कुछ सेमीकंडक्टर में शॉर्टेजेस हो गई थी। वो शॉर्टेजेस भी अभी थोड़ी कम हो रही है, ईज अप हो रहा है, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत सेल्स बढ़ रहा है। तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स एक स्पेस है जो हमको काफी अच्छा लग रहा है। और बाकी उसके अलावा मैं कहूंगा कि बैंक्स वगैरह तो एक एवरग्रीन सेक्टर है। हालांकि नियर टर्म में ये है कि आप इन्फ्लेशन थोड़ी कड़क रहने की वजह से नियर टर्म में ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर दिखे, बट अगर मैं 3-4 क्वार्टर का व्यू लूं तो उसमें भी मेरे को लगता है कि ग्रोथ काफी ठीक ठाक आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर वो कमाई का दाव लगाने के लिए आपने सलाह दी दर्शकों को, भले ही वो किसी फंड के जरिए जाएं या डायरेक्टली शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहें या इन्वेस्ट करना चाहें। सेक्टर्स जहाँ पर जितेंद्र की नज़र है आपको पता होगी। लेकिन लार्ज कैप फंड की बात करते हैं। इस पूरी कैटेगरी में हमने देखा है कि काफ़ी खामोश कैटेगरी रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स के मुकाबले अगर मैं देखना चाहूँ तो उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन अब जिस तरह से बाजार की चाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वैल्यूएशंस के लिहाज से लार्ज कैप कितना आपको अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल फिलहाल दिखाई दे रहा है? तो अभी जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 6-7 महीने में आपने ज्यादा देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा इंटरेस्ट आया। और इसकी एक और ये वजह भी है कि लोकल पैसा जो है वो काफी जोर शोर से बढ़ा है, बल्कि फॉरेन का पैसा जो है, एफआईआई का पैसा जो बोलते हैं, वो थोड़ा कम रहा है। और एफआईआई की ज्यादातर ओनरशिप लार्ज कैप के तरफ झुकाव ज्यादा रहती है। तो उसके वजह से ये भी हुआ है कि आपने जो लार्ज कैप सेगमेंट है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम देखा है वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप। पर जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अभी लार्ज कैप काफी अपने हिस्टोरिकल लेवल से देखा जाए तो वो काफी अट्रैक्टिव हो गया ऑन वैल्यूएशन, क्योंकि आपका ग्रोथ तो काफी ठीक ठाक है, 14 से 15% ग्रोथ निफ्टी में नजर आ रही है, और उसके अलावा वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल हो गया। तो हम लोग काफी पॉजिटिव है लार्ज कैप को भी लेकर, क्योंकि उसमें भी आपको ग्रोथ काफी ठीक ठाक नजर आ रही है और इसमें काफी क्वालिटी कंपनीज मिलती हैं आपको, क्योंकि ये सब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो इंडिया की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। और जैसे आप जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिव टू द लाइक अगर आप दुनिया की टॉप 20 G20 कंट्रीज ले लें तो उनमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो उसके वजह से जो भी ग्रोथ आएगा वो ज्यादातर ये बड़ी कंपनियों में नजर आएंगी, और वो हम लोग को काफी ठीक। चलिए, मुझे एक बात ये बताइएगा जितेंद्र जी, आप फिलहाल फुली इन्वेस्टेड हैं या कैश प्रोपोर्शन है कुछ? हमारे पास अभी तकरीबन 4.5 से 5% कैश है पोर्टफोलियो में, क्योंकि नियर टर्म में अगर कुछ बाई चांस कुछ पुल बैक आता है मार्केट में, जैसे ये सब जो जैसे जैसे मैं फॉर वांट ऑफ एनीथिंग बेटर मैं बोलूं अनफोरकास्टेबल थिंग्स, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई या अभी इसराइल हमास की लड़ाई छिड़ गई, इनके वजह से कुछ पुल बैक आता है, तो थोड़ी अम्यूनिशन रहनी चाहिए कि हम लोग और ऐड कर पाए फिर हम लोग के जो काउंटर्स जो हमको पसंद है। तो उसके लिए हमने वो 4.5 से 5% की कैश रखी। अब ये मुझे बताइए, अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल अक्सर सलाह यही दी जाती है लोगों को जो पहली बार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी कर रहे हों जितेंद्र, कि आप एक लार्ज कैप फंड खरीद लीजिए, है ना। सबसे पहले अगर शुरुआत करनी हो तो इस तरह के फंड्स में ज़्यादा आपके पास जोखिम नहीं है। हाँ, आपकी समय की अवधि आपको देख लेनी होगी क्योंकि आप इक्विटी बाजार में निवेश कर रहे हैं एक लार्ज कैप फंड के जरिए। लेकिन अब अगर किसी को अपना एक्सपोजर बढ़ाना है लार्ज कैप में, तो क्या ये करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो जो पहली बार निवेशक होता है उसको वो मेनली कंपेयर कर रहा है जो एग्जिस्टिंग उसकी जो इन्वेस्टमेंट जहां जा रही है वो ज्यादातर होती हैं बैंक डिपॉजिट्स में होती हैं, या फिर आपकी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ये कंपनी एफडीज में होती हैं वगैरह। तो नॉर्मली लार्ज कैप जो सेगमेंट है वो कम वॉलेटाइल रहती है। मिड कैप और स्मॉल कैप भले ज्यादा रिटर्न ओवर अ लॉन्ग टर्म देती है, लेकिन उनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और उनमें स्विंग्स ज्यादा रहते हैं। तो लार्ज कैप जो है ना वो फर्स्ट एक पहला पड़ाव है जो आप तय करते हैं, क्योंकि आप जब बिल्कुल आप सीधा एक जगह से दूसरी जगह तो छलांग नहीं मार सकते। तो आप अगर जैसे आप फिक्स डिपॉजिट से मूव कर रहे हैं तो वो एक फायदा रहता है कि इसमें एटलीस्ट वॉलेटिलिटी कम रहती है, और आपको काफी क्वालिटी एंड बड़े स्टॉक मिलते हैं जिनमें लाइक आप कोई भी शॉक ले लीजिए, जैसे कोई क्रूड बढ़ गया या फिर कुछ और चीज कुछ बढ़ जाती है, तो उनमें शॉक्स की वैल्यू कम रहती है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि अभी लगाना चाहिए, जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन अभी काफी ठीक ठाक है, ग्रोथ अभी काफी बॉयंट है इंडियन मार्केट में। तो हमको इधर से जो अगर हम लोग 1-2 साल का व्यू लें
तो हम लोग को लगता है यहाँ से मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव झुकाव रहना चाहिए एंड लार्ज कैप उसमें एक पार्टिसिपेट करने का अच्छा जरिया है एंड इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। जितेंद्र जी, आपने जो सेक्टर्स की बात कही शुरुआत में, क्या वही सेक्टर्स का एक्सपोजर आपके लार्ज कैप फंड में भी है? हाँ जी। तो जैसे आज की तारीख में जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक इंडेक्स का एक वेटेज होता है काफी चीजों में, हम लोग आज की तारीख में ओवरवेट हैं कैपिटल गुड्स में, ऑटोज में, और उसके अलावा हम लोग थोड़े से अभी न्यूट्रलिश हैं बैंक्स में। जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उसमें मार्जिन प्रेशर दिख सकता है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ गई है वगैरह। तो ये जो मेन जो दो सेक्टर्स है उसमें हम लोग पॉजिटिव है, उसके अलावा हम लोग यूटिलिटीज में भी थोड़े ओवरवेट हैं अभी। तो ये 3 सेक्टर्स हमको अभी काफी ठीक लगता है फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सवाल जो मेरे ख्याल से दर्शक भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमसे, वो ये है कि आप एक मल्टी कैप ले लें या आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, इनमें भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलता है। अगर आपके पास इस तरह के फंड्स ऑलरेडी पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, तो आप अगर अलग से एक लार्ज कैप फंड भी लेते हैं, इस कैटेगरी में ओवर डिवर्सिफिकेशन नहीं हो जाएगा? आपका निवेश करने का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, नहीं देखिए वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितने-कितने स्टॉक्स हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी का इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट क्या है? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए आपके परफॉर्मेंस में या रोज़ आपको रात की मतलब कंफर्टेबल स्लीप चाहिए तो आई थिंक लार्ज कैप में सबसे कम वॉलेटिलिटी रहती है। तो उस हिसाब से लार्ज कैप इज़ अ गुड प्रोडक्ट जिनको जो लोग थोड़ा-सा अधिक रिटर्न फिक्स्ड डिपॉज़िट से अधिक चाहते हैं और एट द सेम टाइम उनको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए ये बिल्कुल ही आइडियल प्रोडक्ट रहता है। बाकी तो मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि अगर उसकी टॉलरेंस लिमिट वॉलेटिलिटी की काफ़ी अधिक है, तो भले वो मल्टी कैप में चला जाए या फिर या मिड कैप या स्मॉल कैप में भी चला जाए, क्योंकि उधर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, रिटर्न भी बढ़ता है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है, बट लार्ज कैप में ये फ़ायदा है कि आपकी वॉलेटिलिटी कम रहती है। राइट। आखिर में आपसे बस यही हम जानना चाहेंगे कि अब अगर लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस, वैसे तो किसी भी फंड को परफॉर्मेंस के तर्ज पर नहीं देखना चाहिए और ना ही उस फंड में ये एक तरीका होना चाहिए निवेश करने का, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपकी रणनीति और सूझबूझ और आपकी स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछना चाहूँ जो फंड से जुड़ी हुई है, कितनी अलग है और किस तरह से आपने मार्केट कंडीशंस का सामना किया है, जो भी हमने वॉलेटिलिटी देखी और जिस भी तरह की चाल देख रहे हैं? तो इसमें हम लोग एक चीज़ जो बहुत ध्यान देते हैं हम लोग वो है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क फ़ॉलो करते हैं जो कि है बिज़नेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन का। जिसमें बिज़नेस तो ये है कि एटलीस्ट अर्निंग्स की कितनी सुरक्षित है अर्निंग्स और क्या एक कंपनी ये अर्निंग्स को बचा सकती है ओवर द नेक्स्ट जो भी हम लोग पीरियड उस स्टॉक को रखेंगे उसके दौरान वो बचा सकती है, वो हम लोग उस पे बहुत ध्यान देते हैं। दूसरा है कि वैल्यूएशन, कोई भी चीज़ देखिए अगर आपने ठीक भाव से नहीं खरीदा तो वो पैसा नहीं बना के देता। हो सकता है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो लेकिन अगर आपने अतरंगी भाव पे खरीद लिया है तो उसका मतलब उसमें रिटर्न बनना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसके लिए वैल्यूएशन तो एक चीज़ हमेशा ये रहती है कि जो आप खरीद रहे हो और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए ताकि आपको रिटर्न बन सके। और तीसरा जो है वो थोड़ा बहुत नॉन नेगोशिएबल फैक्टर रहता है वो है मैनेजमेंट का। उसमें एक तो ये है कि अगर आपकी कंपनी में आपको मतलब ये दिखता है कि ऑडिट क्वालिफिकेशंस हैं या फिर आपके मतलब गवर्नेंस इश्यूज हैं वो तो क्लियर ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो इसके लिए हम लोग उस पे हाथ उसके आस-पास भी नहीं जाते हैं। दूसरा जो है कि अगर हम लोग को लगता है कि स्टॉक उन सब मायने में ठीक है, जो चीज़ पे हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है कैपिटल एलोकेशन। मैनेजमेंट अगर आपके पैसों को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और उसको ठीक तरह से नहीं लगा रहा, वो आपको कभी पैसा बना के नहीं दे सकता। तो इसके लिए मेन चीज़ इसमें ये ध्यान देना होता है कि वो आदमी उस कैपिटल को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में डाल रहा है, उन प्रोजेक्ट्स में क्या आपका रिटर्न, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आप जो भी ब्याज का दर पकड़ लीजिए या 12% के आस-पास पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा अधिक बनेगा कि नहीं। उन चीज़ों पे हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि लार्ज कैप में स्पेशली हम लोग एलोकेशन पे काफ़ी ध्यान देते हैं
कि किस टाइम पे हम लोग को जैसे टेक में ओवरवेट होना चाहिए, किस टाइम पे अंडरवेट होना चाहिए, बैंक्स में कब ओवरवेट जाना चाहिए, कब अंडरवेट जाना चाहिए। क्योंकि जो टॉप कंपनीज होते हैं उनमें मैनेजमेंट काफ़ी साफ-सुथरी होती है, क्योंकि इन पे बहुत गहराई से निरीक्षण होता है। हर रोज़ कोई ना कोई रिपोर्ट निकलती रहती है। इन पे अटेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं कि मतलब कौन-सी चीज़ वैल्यूएशन में ज़्यादा बढ़ गई, तो कभी हम लोग को उसको अंडरवेट करना चाहिए, कभी ओवरवेट करना चाहिए, तो उस पे काफ़ी ध्यान देते हैं हम लोग। रिटर्न के बारे में फिर भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, बिकॉज़ दर्शक तो यही पूछते हैं कि मैडम निवेश तो कर दिया है, बताइए रिटर्न कितना मिलेगा? तो आपने अपने लिए क्या टारगेट्स रखे हैं रिटर्न के लिहाज से इस स्पेसिफिक लार्ज कैप फंड में? रिटर्न तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे बोल नहीं पाऊँगा। हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न 20% सीएजीआर है। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग को मतलब जैसे निफ्टी में हम लोग को अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है, जैसे अभी 14-15% के आसपास दिख रहा है। हम लोग उससे थोड़ा अधिक ही इन्वेस्टर को बना के दें, वो हमारी कोशिश रहती है। पर मैं रिटर्न तो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं हर बार सही जाऊँ या गलत जाऊँ, वो भी हो सकता है। तो वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। बाजार की चाल पर निर्भर करता है और इसीलिए दर्शकों को यही कहा जाता है कि जब भी आप निवेश कर रहे हो तो अपना नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जोखिम कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा अगर आप लंबा निवेश करेंगे लंबे समय के लिए, और साथ ही किश्तों में निवेश करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर लंबा रुकते हैं, किश्तों में निवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला जितेंद्र, और दर्शकों को बताया लार्ज कैप फंड के बारे में और इस ओवरऑल कैटेगरी में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू कविता जी। चलिए हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार इंश्योरेंस की बात होगी। अभी तो हमने आपको फंड बता दिया लार्ज कैप फंड में कैसे निवेश करना चाहिए, लेकिन जहां तक इंश्योरेंस की बात है, एनआरआईज को हेल्थ इंश्योरेंस या